नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है अव्यय, अव्ययकारी शब्द। इससे पहले हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने वो टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य। ठीक है, तो जो भी वीडियो है वो अच्छे से पढ़ना, समझना, तभी वो आपके टॉपिक हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अव्यय या अव्ययकारी शब्द। अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्ययकारी शब्द भी कहा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। और जो ये अव्यय शब्द होते हैं ना, ये कभी चेंज नहीं होते। ये क्या अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, वे अव्यय कहलाते हैं। तो लिंग के बारे में आपको पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कारक आपको पता है, कारक कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब क्या है? कारक। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, मतलब कोई बदलाव नहीं आता, तो वो अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो अव्यय कहलाते हैं। एक इम्पोर्टेंट इसमें नोट देखिए क्या है कि ये जो शब्द हैं, यानी अव्यय शब्द हैं, अव्ययकारी शब्द हैं, ये सदैव, हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे जैसे क्या है? आज, कब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, जब, तब, अतः, इसलिए। तो ये जो भी शब्द हैं, आज है वो कभी परिवर्तित तो नहीं होता कि ऐसे तो नहीं कहते आजे, कब का कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है? अव्यय शब्द कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी परिवर्तित नहीं होते। इनमें कभी भी कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आता, तभी वो क्या कहलाते हैं? अव्यय या अव्ययकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अव्यय के भेद की तरफ कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। इसकी हमने एक ट्रिक भी बनाई है, KSSVN, यानी अव्यय KSSVN। कैसे याद करोगे इसको? अव्यय अव्यय का KSSVN। ठीक है, तो जिस भी टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, उस टॉपिक, जैसे संज्ञा के बारे में पढ़ा या क्रिया के बारे में पढ़ा, तो वो जो ट्रिक है उसके आगे आप क्रिया शब्द लगा लेना, क्रिया का, संज्ञा का, सर्वनाम का। ठीक है, तो इसमें हमने क्या है ट्रिक बनाई है कि अव्यय का KSSVN। तो के से क्या बना? क्रिया विशेषण, एस से संबंध बोधक, एस से समुच्चय बोधक, वी से विस्मयादि बोधक और एन से निपात। क्या क्या है? KS, अव्यय का KSSVN। तो के से क्रिया विशेषण, एस से संबंध बोधक, दूसरे वाले एस से क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक आपको पता होगा कि जो दो वाक्यों को जोड़ता है। वी से विस्मयादि बोधक और एन से निपात। ये अव्यय के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके पहले भेद की तरफ। वो कौन सा है? के से क्रिया विशेषण, अव्यय का क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण से ही आपको पता चल गया होगा कि जहाँ क्रिया की, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये क्या हो गई इसकी परिभाषा।
एक बार दोबारा बता देते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे चोर तेजी से भाग गया, तो इसमें तेजी से क्या है, क्रिया की विशेषता है। भागने क्रिया क्या है, भागना, और वो कैसे भागा है, तेजी से। ठीक है, तो ये तेजी से शब्द में क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। सॉरी। तो अब हम चलते हैं इसके प्रकार की तरफ, यानी क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है हमारा रीतिवाचक। तो स्थान से आपको पता चल गया होगा कि किसी स्थान के बारे में बात की जाएगी। काल से आपको पता चल गया होगा समय के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि काल को क्या कहा जाता है, समय। ठीक है, और परिमाण से आपको पता चल गया होगा कि परिमाण मतलब मात्रा, कम ज़्यादा, ये तुलना वाली। ठीक है, और चौथा है रीतिवाचक। रीति मतलब कोई काम कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब क्या किस में आएगा, रीतिवाचक में। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्थानवाचक की तरफ। स्थानवाचक के भी 2 पार्ट दे रखे हैं। स्थितिवाचक, स्थितिवाचक में क्या है, यहाँ वहाँ, भीतर बाहर। जैसे जैसे जो यहाँ है स्थानवाचक वाला, जो इसका पार्ट है, उसमें किसका प्रश्न मिलेगा, कहाँ, यहाँ वहाँ। जैसे तुम यहाँ आओ, ठीक है, वह वहाँ गया है, या सुमित घर के भीतर है, या अनिल घर के बाहर गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्थितिवाचक, कि कौन कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, भीतर है, बाहर है। तो ये स्थानवाचक का पहला पार्ट। अब दूसरा है दिशावाचक। दिशा आपको पता ही है, इधर उधर दाएं बाएं। जैसे तुम इधर आओ, वह उधर गया है। ठीक है, सुमित अमित के दाएं खड़ा है, या फिर हम कह दें कि हार्दिक प्रतिभा के बाएं खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिशावाचक। अब हम आते हैं कालवाचक की तरफ। इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार है कालवाचक। कालवाचक नाम से ही पता चल जाता है कि इस समय के बारे में बात की जानी है। ठीक है, तो देखिए समयवाचक। कालवाचक का पहला पार्ट कौन सा है, समयवाचक। समय मतलब आज, कल, अभी, तुरंत। मुझे यह काम तुरंत करना है। ठीक है, मतलब वाक्य में तुरंत लिखा आ जाए तो वो कौन सा है, और ऑप्शन हो क्रिया स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है, या रीतिवाचक है। तो आप क्या टिक करोगे, कालवाचक। ठीक है, जैसे आज हमें बाजार जाना है, तो इसमें क्या शब्द देखा आपने, आज। या कल हम दिल्ली जाएंगे, तो कल क्या है, समय, कि कब जाएंगे, कल। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है अवधिवाचक। अवधि मतलब टाइम पीरियड होता है, जो कितने टाइम में क्या काम किया। जैसे दिन भर, रात भर, आजकल। समयवाचक में आज और कल अलग अलग थे, लेकिन इसमें आजकल एक साथ हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि उदाहरण देखिए, जैसे आजकल वह बीमार रहता है,
या आजकल वह घर पर नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें आजकल है, आज और कल एक साथ आएगा। जैसे वह दिन भर काम करता रहता है, या वह रात भर जागता रहा, या उसे रात भर नींद नहीं आई। तो ये शब्द दिन भर, रात भर, आजकल आपको जहाँ भी लिखा आ जाए, अगर इनके भेद दे रखे हों कि समयवाचक है, अवधिवाचक है, या बारंबारतावाचक है, या कालवाचक है, सॉरी कालवाचक नहीं, परिमाणवाचक है, तो आप क्या टिक करोगे? अवधिवाचक, टाइम पीरियड है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। ये है बारंबारतावाचक, मतलब बार बार कोई काम हो रहा है। जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन। जैसे प्रतिदिन वह सुबह टहलने जाता है, या हम कहते हैं वह सुबह प्रतिदिन टहलने जाता है, घूमने जाता है। ठीक है, या फिर कहते हैं कि कई बार मैंने उससे बातें की, कई बार मैंने उससे बात की। ठीक है, तो ये क्या है? बारंबारतावाचक, हर बार, कई बार और प्रतिदिन। जहाँ भी जिस वाक्य में आपको लिखा नजर आ जाए तो वो कौन सा वाचक होगा? बारंबारतावाचक। अगर लिखा आए ऑप्शन में बारंबारता तो ये टिक करेंगे, अगर कालवाचक आता है तो कालवाचक हम टिक करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है अव्यय क्या होता है, अव्यय की परिभाषा क्या होती है, अव्यय को क्या कहा जाता है, यानी अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है? अविकारी शब्द। और अव्यय की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, यानी कोई बदलाव नहीं आता, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। और ये अविकारी शब्द जो होते हैं हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। जैसे आज, कब, इधर, उधर, कल, अभी, तुरंत। तो ये सब क्या है? ये सब जो शब्द है ये कभी भी, ये अव्यय शब्द हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होते। अव्यय के हमने 5 भेद बताए थे, इसकी ट्रिक बताई थी। अव्यय का KSSVN। ठीक है, के से हमने बताया था क्रिया विशेषण, एस से हमने बताया था संबंध बोधक, दूसरे वाले एस से बताया था समुच्चय बोधक, वी से हमने बताया था विस्मयादि बोधक, और एन से निपात। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा इसका जो पहला पार्ट है, पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो नाम से ही पता चलता है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, मतलब जो काम हो रहा है उसकी विशेषता जो बताता है कि उसमें क्या विशेष है, तो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के प्रकार भी हमने देख लिए। अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। तो स्थानवाचक में भी 2 पार्ट थे, स्थितिवाचक और दिशावाचक। ठीक है, तो स्थितिवाचक में यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर। हमने इसके एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। दूसरा है दिशावाचक, तुम इधर आओ या वह उधर गया है। ठीक है, कालवाचक, कालवाचक के भी 3 पार्ट हैं। समयवाचक, आज, कल, अभी, तुरंत। अवधिवाचक, दिन भर, वह दिन भर काम करता रहा, वह रात भर जागता रहा, या कहते हैं कि वह पढ़ाई करने के लिए रात भर जगा रहा या जागता रहा। तीसरा इसका पार्ट है बारंबारतावाचक, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन वह मुझसे मिलने आता है, या वह प्रतिदिन वह मेरे पास पढ़ने के लिए आता है।
ठीक है। तो जहाँ भी आपको हर बार, कई बार या प्रतिदिन शब्द वाक्य में नजर आए तो वहाँ बारंबारतावाचक होता है। अगर ये ऑप्शन ना हो, कालवाचक दे रखा हो, तो हम कालवाचक को टिक करेंगे। अब तीसरा हमारा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है कि जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा की जानकारी देता है, मतलब जिसमें मात्रा दिखाई जाती है कि किस मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है या कम मात्रा में कोई चीज़ है। ठीक है। तो इसमें क्या निकल के आता है, कितना प्रश्न निकल के आएगा। जैसे तुम खूब पढ़ाई करो या तुम बहुत मेहनत करो। ठीक है। तो इसके पार्ट दे रखे हैं अधिकता बोधक। अधिकता में जैसे बहुत, खूब, अत्यंत, अति। वह अत्यंत या अति कुशार्ग बुद्धि का बच्चा है या विद्यार्थी है। ठीक है। तो आपको पहचान कैसे करनी है, जहाँ भी वाक्य में आपको बहुत, खूब, अत्यंत, अति ये 4 शब्द मिलें, वहाँ कौन सा होगा, परिमाणवाचक होगा। अगर परिमाणवाचक ना हो तो अधिकता बोधक दे रखा हो तो अधिकता बोधक हम टिक करेंगे। दूसरा है न्यूनता बोधक। न्यूनता मतलब न्यून से ही पता चल गया किसी चीज की कम मात्रा के बारे में बात की जा रही है। जैसे जरा, थोड़ा, कुछ, या कह देते ना कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आना या मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ठीक है। और या कह देते हैं कि यहाँ कुछ सामान रखा है। जरा इधर आओ, यानी जरा का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए इधर आओ। अब है पर्याप्ति बोधक, बस, ठीक, काफी। जैसे हम कहते हैं ना कि बस इतना ही काफी है या इतना ही बहुत है। ठीक है। तो बस, ठीक, काफी आपको जो मतलब ये पर्याप्त मात्रा को दिखा रहा है, तो यहाँ पर पर्याप्ति बोधक होगा। तुलना बोधक, जहाँ पर तुलना की जाए, तुलना की जानकारी हो। बोध मतलब किसी चीज की जानकारी होना। जैसे कम, अधिक, इतना, उतना। जैसे हम कह देते हैं कि अमित ने आज, या फिर आज अमित ने कम खाना खाया। ठीक है। इतना आपको समझ आया। तो ये कम, अधिक, इतना, उतना, जहाँ भी आपको ये क्या है, कंपेयर किया जा रहा है किसी को किसी चीज से। ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुलना बोधक। अब इसका नेक्स्ट है श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक में क्या है, श्रेणी किसे आपको पता चल रहा है, कैटेगरी। बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल। कि तुम बारी बारी, बारी बारी मतलब एक एक करके इधर आओ, या थोड़ा थोड़ा खाओ। ठीक है। तो हमने परिमाणवाचक के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ, जो इसका भेद है, रीतिवाचक। कौन कौन से भेद के बारे में पढ़ा है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसकी हम एक ट्रिक बता सकते हैं, मतलब क्रिया का स्थान काल का परिमाण रीति से। क्रिया का स्थान काल का परिमाण रीति से। तो इसे हमें पता चल गया। क्रिया विशेषण के प्रकार स्थानवाचक, क्रिया का स्थान से क्या हो जाएगा, स्थानवाचक, काल से क्या हो जाएगा, कालवाचक, परिमाण की रीति से, परिमाण से परिमाणवाचक, रीति से रीतिवाचक। ठीक है। अब हम आते हैं रीतिवाचक की तरफ। रीतिवाचक क्या होता है, मतलब कोई काम कब हुआ है। ठीक है। जैसे ऐसे, वैसे, जिस शब्द से मतलब कार्य के, काम के होने के तरीके का पता चले।
होने का तरीका पता चले कि कोई काम किस प्रकार हुआ है। इसमें क्या है, रीतिवाचक की एक पहचान क्या है, कैसे, कब, मतलब जैसे अचानक बारिश आ गई, तो कैसे आई बारिश, अचानक। राम जल्दी जल्दी खाना खाता है, या रोहन जल्दी जल्दी खाना खाता है, तो कैसे खाता है वो, जल्दी जल्दी, मतलब बहुत जल्दबाजी में। तो इसकी पहचान क्या है, या फिर हम कह दें धीरे बोलो, या फिर अचानक वह आ गया, या फिर मैं अवश्य का क्या बनेगा, मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ चलूंगा, या इसलिए वह घर नहीं आई। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, अवश्य, इसलिए सॉरी, इसलिए, यथासंभव। तो ये शब्द आपको वाक्य में जहां भी नजर आ जाए, मतलब काम के होने की रीति का पता चले, तरीके का पता चले, तो ये शब्द जहां भी वाक्य में आपको नजर आए तो वहां पर आप रीतिवाचक टिक कर देना, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक जाएगा। अब हम चलते हैं अव्यय के दूसरे भेद की तरफ। वो कौन सा था, हमने क्या बताया था, अव्यय का KSVN, ठीक है। तो के से क्रिया विशेषण हमने पढ़ लिया। ऐसे से अब किसकी बारी है, संबंध बोधक की। संबंध बोधक क्या होता है, संबंध, नाम से ही पता चल जाता है हमें कि संबंध की जानकारी, ठीक है। परिभाषा देखिए, जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं। क्या, जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे, वह दिन भर काम करता रहा, ठीक है। तो वह, इसमें क्या है, भर जो शब्द है, दिन तो है ही, भर ये क्या है, वाक्य, वह दिन भर काम करता रहा, तो वह कब तक काम करता रहा, दिन भर काम करता रहा, ठीक है। मैं विद्यालय तक गया था, तो वो कहाँ तक गया था, विद्यालय तक, तक शब्द आ रहा है इसमें। तो ये जो तक शब्द है ना, ये इन दोनों वाक्यों को के बीच में संबंध दिखा रहा है। जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य को भोजन और पानी और हवा, ठीक है, सबकी जरूरत होती है। तो इसमें क्या है, वह दिन भर काम करता रहा, तो इसमें भर शब्द है, तो वो क्या है, इस पूरे वाक्य को जोड़ रहा है। जोड़ना मतलब संबंध दर्शा रहा है। मैं विद्यालय तक गया, तो मैं क्या है, विद्यालय तक गया, वो कहाँ तक गया था, विद्यालय तक। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो इसमें बिना शब्द है। तो जहाँ पर ये आपको शब्द दिखाई दे, भर, तक, बिना, तो वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। इसकी पहचान करने का एक और तरीका देखिए, संबंध बोधक अव्ययों के कुछ और भी पहचान वाले शब्द होते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए, अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, ठीक है, आगे, पीछे, सहारे, आसपास, भरोसे, और मात्र, तक, सामने, ठीक है। या फिर इसकी एक और पहचान है, जिसमें का, के, की, रा, रे, री, सा, से, सी, ये शब्द आपको नजर आए, या फिर ये अपेक्षा, समान, बाहर, में मतलब वह घर के बाहर है, बाहर खड़ा है, या फिर मेरा घर उसके घर के सामने है, ठीक है। तो ये शब्द आपको जहां भी नजर आ जाए वहां पर संबंध बोधक अव्यय होता है। एक और उदाहरण देखिए,
जैसे गांव की ओर चलो, वह गांव की ओर चला। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, की शब्द आ गया। जैसे पेड़ के पीछे बंदर बैठा है, तो के भी आ गया इसमें और पीछे भी आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, संबंध बोधक अव्यय है ये। का के की सिंपल पहचान तो यही है इसकी। का के की रा रे री सा से सी। ठीक है, या फिर ये शब्द देख लेना, अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, पूर्व। पूर्व मतलब पहले, आगे, पीछे, कि वह मेरे आगे चल रहा है। ठीक है, तो संबंध बोधक हमने देख लिया, पढ़ लिया। अब हम आते हैं इसके अव्यय के तीसरे भेद की तरफ। अव्यय के 5 भेद बताए थे ना हमने, तो 2 हमारे कंप्लीट हो चुके। अब हम चलते हैं तीसरे भेद की तरफ। वो कौन सा है, समुच्चय बोधक। दूसरे ऐसे से हमने क्या बताया था, समुच्चय बोधक। समुच्चय नाम से ही पता चल जाता है आपको कि जहां 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ा जाए। ठीक है, परिभाषा देखिए, 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं या कहलाते हैं। जैसे मैं चल नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। वो क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। तो इसमें 2 वाक्य दे रखे हैं और उसको कौन जोड़ रहा है, क्योंकि शब्द। ठीक है, जहां 2 वाक्यों को जोड़ा जाए। ठीक है, और जो शब्द जोड़ता है, अगर हम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, क्योंकि। दूसरा उदाहरण देखिए, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो इसमें कौन सा 2 वाक्य हैं, सूरज निकला, पक्षी बोलने लगे। अब इन 2 वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, और शब्द। ठीक है, समझ आया। यानी जहां 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ा जाए वो शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी समुच्चय बोधक के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब चलते हैं हम, समानाधिकरण क्या होता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इसके भी क्या है, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है संयोजक। संयोजक में क्या है, संयोजक की पहचान है और, एवं, तथा। यानी रीना और मीना बहनें हैं। ठीक है, जैसे, और हम कह सकते हैं जैसे रोहन तथा सोहन बाजार जाएंगे। ठीक है, संयोजक मतलब जोड़ना। ये और एवं तथा शब्द की इनके जोड़ रहे हैं ना, समुच्चय बोधक का मतलब यही है, जोड़ना 2 वाक्यों को परस्पर। ठीक है, अब दूसरा है विभाजक। वो विभाजक भी कर सकता है, विभाजन भी कर सकता है, या अथवा। अब इसका उदाहरण देखिए, पढ़ो या लिखो। ठीक है, अब इसका तीसरा जो वो है पार्ट है, वो है विरोध दर्शक। विरोध से नाम से ही पता चलता है हमें कि जो शब्द पहले वाक्य का विरोध करे। कैसे, उदाहरण देखिए, मैं स्टेशन गई पर रेलगाड़ी नहीं आई। वो क्या कह रही है, मैं स्टेशन तो गई परंतु रेलगाड़ी नहीं आई। तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ रहा है, पर। तो इसकी पहचान क्या है, जहां पर, परंतु, किंतु, मगर, लेकिन, पर ये शब्द आए वहां विरोध दर्शक समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, अव्यय होता है। समझ आया। जैसे मैं बाजार तो गया परंतु मुझे सामान नहीं मिला।
ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट है परिणाम दर्शक। इसकी पहचान क्या है? इसलिए, अतः, अतएव, अतएव। ठीक है, तो ये शब्द आपको जहां भी नजर आ जाए वो परिणाम दर्शक होता है। ये हो गया हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। मतलब समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। अब समानाधिकरण की हम बात करें तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद उपभेद हैं, संयोजक और एवं तथा विभाजक या अथवा। पढ़ो या लिखो। और का क्या हो जाएगा? रीना और मीना बहनें हैं। ठीक है। फिर है विरोध दर्शक, जो शब्द पहले वाक्य का विरोध करे। जैसे मैं स्टेशन गई पर रेलगाड़ी नहीं आई। तो जहाँ पर परंतु, किंतु, मगर, लेकिन, पर ये शब्द आए वहाँ विरोध दर्शक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। परिणाम दर्शक भी देख लिया। इसलिए यानी उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह सफल नहीं हुआ। ठीक है, या कह सकते हैं कि उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह सफल हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। समुच्चय बोधक का जो दूसरा भेद क्या है? व्यधिकरण। जो शब्द समुच्चय बोधक यानी जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के अग्रिम मतलब आगे वाले उपवाक्यों को जोड़ता है। यानी जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के आगे वाले उपवाक्यों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? व्यधिकरण। जैसे पिताजी ने कहा कि सदा बड़ों का सम्मान करो। तो इसे कौन सा शब्द जोड़ रहा है? कि। ठीक है, पिताजी ने कहा कि सदा बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, तो हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी पहचान आप कैसे करोगे? इसके भी चार पार्ट कर रखे हैं, चार भाग हैं। पहला है कारणवाचक। तो जहां भी वाक्य में आपको क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि ये शब्द नजर आए, जैसे उसमें आया था ना कि वह चल नहीं सकता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। ठीक है, या उसके पैर कमजोर हैं। तो क्योंकि शब्द आ गया इसमें, कारण बता दिया वह क्यों नहीं चल सकता। जहाँ पर कारण बताया जाए कि वो काम क्यों नहीं किया जा सकता तो वहाँ कारणवाचक समुच्चय बोधक अव्यय होगा। दूसरा है उद्देश्यवाचक। उद्देश्य मतलब कोई काम किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो इसमें कि, जो, ताकि। वह मेहनत करता है ताकि सफल अपने एग्जाम में या अपने क्लास में वो सफल हो जाए, कक्षा में सफल हो जाए। ठीक है, अब तीसरा इसका पार्ट है संकेतवाचक। मतलब किसी की तरफ संकेत किया जाए, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। ठीक है, जैसे संकेतवाचक, यदि वह आया तो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो यदि से जो वाक्य स्टार्ट हो और तो आए उसमें, तो यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि। तो ये शब्द आपको जहाँ पर मिल जाए वहाँ पर संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अब इसका चौथा पार्ट है स्वरूपवाचक। स्वरूप मतलब उसके स्वरूप के बारे में बताया जाए। तो इसमें भी कि, जो, अर्थात, यानी।
ठीक है, तो ये शब्द आपको जहाँ पर नजर आए वहाँ पर क्या होगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या स्वरूपवाचक अव्यय। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अव्यय पढ़ लिया, अव्यय की परिभाषा पढ़ ली, अव्यय के भेदों के बारे में देख लिया और उसकी ट्रिक भी देख ली हमने। अव्यय का KSSVN, तो अव्यय का के से क्या बना, क्रिया विशेषण, और एस से संबंध बोधक, एस से समुच्चय बोधक, वी से विस्मयादि बोधक, एन से निपात। ठीक है, तो हमने इसके पहले भेद की तरफ पढ़ लिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक भी पढ़ लिया, समुच्चय बोधक भी पढ़ लिया। अब बारी आती है फोर्थ, मतलब चौथे भेद की। तो हम चलते हैं विस्मयादि बोधक की तरफ कि विस्मयादि बोधक क्या होता है। देखिए, तो आप सभी जानते होंगे विस्मयादि बोधक के बारे में। इसकी परिभाषा देखिए, जिन अवयवों या जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का पता चले, किसका, सुख, दुख या घृणा, इन भावों का पता चले तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शाबाश, ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहो, यानी कोई किसी एग्जाम में सफल हो गया है तो उसे हम शाबाशी कैसे देते हैं कि शाबाश, ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहो या ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा लास्ट में। ठीक है, अब हम इसके भी उपभेद हैं। पहला है हर्षबोधक। हर्ष से शब्द से आपको पता चल गया जहाँ पर खुशी या प्रसन्नता दिखाई जाए। तो इसके शब्द कौन कौन से हैं, वाह, धन्य, शाबाश। ठीक है, दूसरा है शोकबोधक, हाय, आह, आह, त्राही त्राही। ठीक है, जहाँ पर भी कोई शोक या दुख प्रकट किया जाए वहाँ पर ये शब्द मिल चल आपको देखने को मिले। जैसे हाय, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, वह चल बसा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, शोक, दुख प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, इसका तीसरा भेद है आश्चर्यबोधक। आश्चर्य में मतलब जहाँ पर आश्चर्य दिखाया जाए। जैसे हम बोलते हैं कोई हमें कोई ऐसी बात बताता है जिसमें हमें हैरानी होती है, तो क्या बोलते हैं, क्या, ओहो, है। ठीक है, ये शब्द आपको जहाँ पर नजर आ जाए वहाँ पर वाक्य में जहाँ भी नजर आए तो वो आश्चर्यबोधक अव्यय होता है। स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी ठीक। ठीक है, स्वीकार मतलब किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं हम। अब है हमारा तिरस्कार बोधक भी होता है। तिरस्कार बोधक में छी, वहां कितनी गंदगी है, या हट आ जाए वाक्य में, या धिक आ जाए, तो ये क्या, तिरस्कार कर रहे हैं हम चीज का, हम किसी चीज का तिरस्कार कर रहे हैं, नकार रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, ये हो गया हमारा विस्मयादि बोधक। अब हम चलते हैं निपात की तरफ। निपात क्या होता है, जो ये निपात होता है तो इससे रिलेटेड मतलब इससे संबंधित वाक्य एग्जाम में जरूर आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो निपात के बारे में पढ़ते हैं, निपात क्या होता है। परिभाषा देखिए इसकी, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए
प्रयोग किए जाते हैं। क्या? ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निपात। वो निपात कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, निपात का क्या है? अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इसमें की पहचान कैसे की जाती है? अगर वाक्य में तो, ही, केवल, भर, भी, तक आदि ये शब्द आपको जहाँ भी जिस भी वाक्य में दिखाई दे तो वहाँ पर आप निपात टिक करोगे। उदाहरण देखिए, खाना, आज खाना गीता ने ही बनाया है। तो वो क्या कह रहा है? आज खाना गीता ने ही बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। किसी ने बनाया? गीता ने। ठीक है, तो जो ही शब्द आया है ये क्या है? इससे क्या है? बल दे रहा है इस चीज पर, इस वाक्य पर, किसी पद पर वो विशेष बल दे रहा है कि जो काम किया है वो किसने किया है? जो खाना बनाया है वो गीता ने ही बनाया है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, मनोज भी हमारे साथ खेलेगा। तो भी शब्द है तो वो क्या है? वाक्य को पर बल दे रहा है कि मनोज भी हमारे साथ खेलेगा। ठीक है, या वह भी हमारे साथ चलेगा। तो ये हो गया निपात। तो अव्यय है जो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अव्यय का पद परिचय देख लेते हैं कि इसका पद परिचय हम कैसे करेंगे। वाक्य में अव्यय का पद परिचय देने के लिए अव्यय, उसका भेद, उससे संबंध रखने वाला पद, इन सब बातों का उल्लेख करना चाहिए। जैसे तो कैसे उल्लेख करेंगे हम? जैसे वह धीरे धीरे चलता है। तो इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या क्या है? क्या इसमें क्या क्या विशेषता है? तो धीरे धीरे अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण भी है, क्रिया की विशेषता भी है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। रीतिवाचक भी है। हमने जब रीतिवाचक पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उसमें कैसे, कब, ये सब कुछ आता है। तो क्रिया क्या है? चलना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अव्यय हमने पढ़ लिया, इसके डेफिनेशन पढ़ ली और इसके भेदों के बारे में पढ़ लिया। जो अव्यय के 5 भेद हैं, मुख्य जो भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो इनके भेद हैं वो कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने पूरा आपको विस्तार से इसलिए करवाया, अगर बाई चांस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो टॉपिक क्या है वो आपको पूरा पढ़ना चाहिए, तभी वो आप क्वेश्चन है वो सही करके आओगे। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होगी, क्योंकि अधूरी जानकारी जो क्या है, अधूरा ज्ञान, वो बहुत खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान हमें कभी किसी चीज़ का नहीं लेना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा ही है। इसके ऑप्शन देखिए, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। तो क्या कहते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले को? क्रिया विशेषण। तो हमारा जो 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, हर्ष या प्रसन्नता, हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। हर्ष या प्रसन्नता व्यक्त करने वाले अव्यय हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे खबरदार, पहला है खबरदार, सावधान।
दूसरा ऑप्शन है अरे, क्या, ओह। तीसरा है वाह, शाबाश, आहा। और चौथा है हाय, उफ, आह, आए, आए, आहे। ठीक है, तो इसका कौन सा हर्ष किस में दिखाई दे रहा है? तीसरे ऑप्शन में, वाह, 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 तुम सफल हो गए, शाबाश, ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहो। तो ये कौन सा है? तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। बाहर बारिश हो रही है, रेखांकित शब्द किस श्रेणी में आता है? तो वो कालवाचक, पहला ऑप्शन है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है स्थानवाचक और चौथा है हमारा रीतिवाचक। तो हमने पढ़ा था कालवाचक के बारे में, कालवाचक में उसका एक पार्ट था स्थानवाचक। ठीक है, अब तो इसमें स्थान के बारे में बताया गया है, कालवाचक के बारे में नहीं, स्थान के बारे में। तो बाहर बारिश हो रही है, तो कहाँ पर बारिश हो रही है? बाहर। तो ये क्या हो गया? स्थान। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? स्थानवाचक। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वह धीमी चाल से चला, वाक्य में रेखांकित शब्द किस श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है क्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन है विशेषण, चौथा ऑप्शन है विस्मयादिबोधक। तो आप बता सकते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चला, तो धीरे धीरे क्या था? क्रिया की विशेषता बताई थी ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण। तो वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे चला? धीमी चाल से। धीमी, तो जो धीमी शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। रमेश भी हमारे साथ पिकनिक पर चलेगा, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। तो अभी अभी हमने पढ़ा है किसके बारे में? ऑप्शन देख लीजिए पहले। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है निपात, तीसरा है विशेषण, चौथा है समुच्चय बोधक। तो हमने अभी अभी किसके बारे में पढ़ा था? निपात के बारे में, जहाँ किसी पद पर विशेष बल दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? निपात। सॉरी। तो इसमें भी जो शब्द है वो क्या है? पूरे पद पर बल डाल रहा है कि रमेश भी हमारे साथ पिकनिक पर चलेगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है निपात, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है हमारा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। तो वो ऑप्शन है हमारा क्रिया, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा है सर्वनाम, चौथा है क्रिया विशेषण। तो नल कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अरे जरा इधर तो आ, या अरे जरा इधर तो आओ में कौन सा अव्यय है? प्रश्नवाचक है, कालवाचक है, परिणामवाचक है, विस्मयादिबोधक है, तो कौन सा है? तो मैंने बताया था अरे ये जो शब्द होते हैं वो जहाँ भी आपको नजर आए तो वो क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक। और विस्मयादिबोधक की पहचान क्या है? उसमें क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, तो उसे हम पहचान लेंगे, उसे देखकर ही हम पहचान लेंगे कि ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैं कल सुमन के घर जाऊंगी, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो कल क्या है? ऑप्शन देखिए, कालवाचक,
परिणामवाचक, समुच्चय बोधक, सर्वनाम। तो काल क्या है, सॉरी कल क्या है, कल ये क्या किसको बता रहा है, समय को। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन कालवाचक। तो वो कब जाएगी, कल सुमन के घर जाएगी, या मैं कल सुमन के घर जाऊंगी। तो ये काल समय को दर्शा रहा है, ठीक है। समुच्चय बोधक, सर्वनाम, ये सब कुछ आपने पढ़ रखे हैं। सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम। समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। ऑप्शन देखिए, आज, कल, इधर और किसे। तो कौन सा नहीं है, आज भी है, कल भी है और इधर भी है अव्यय, लेकिन किसे नहीं है। तो किसे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना कि नहीं है, तो हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो हम बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और वो लास्ट में नहीं देखते कि पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तो हमें जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, तभी हम करेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। देखिए, पहला है कोई काम ना करना, दूसरा है तुम घर जाओ, तीसरा है क्या मैं घर जाऊं, चौथा है वह अब धीरे धीरे चलेगा। तो आपको पता चली गया होगा कि कौन सा है। 4th क्वेश्चन है, जो 4th ऑप्शन है, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह अब धीरे धीरे चलेगा, कैसे चलेगा, धीरे धीरे, ठीक है। जिस भी वाक्य में धीरे धीरे, तेज, धीमी गति से ये शब्द आ जाए, वो वहाँ पर कौन सा होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है हमारा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, दूसरा है रोहन सोता है, तीसरा है बच्चा रोता है, चौथा है मोहन हंसता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, अभी बताया था मैंने क्रिया विशेषण की पहचान। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण क्या होता है, मात्रा को दर्शाना, जहाँ पे वाक्य में मात्रा का पता चले कि अधिक है कम है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, यह अवश्य ही मेरा पर्स है, और दूसरा ऑप्शन है आज तुम अचानक कैसे आए, तीसरा है उसने यथासंभव मेरी मदद की, अब चौथा है सभी को यथेष्ट। यथेष्ट का मतलब क्या होता है, उचित मात्रा में दक्षिणा दी गई। तो हमने बताया था मात्रा के बारे में बताया जाता है परिमाणवाचक में, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, चौथा। अब 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन देखिए, कब, कल, जब, क्या। तो कब, कल, जब, ये तो क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा नहीं है, क्या। क्या में कौन, क्या शब्द में क्या है, क्या शब्द की में क्या शब्द की पहचान क्या है। तो क्या मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब हम क्या शब्द लगाते हैं ना,
तो ये क्या कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये। ठीक है। अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन। माताजी छत पर सो रही हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण कौन सा है? ऑप्शन देखिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन सा हो जाएगा? कहाँ पर सो रही है? छत पर। तो छत क्या एक स्थान हो गया? तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा है 15वां क्वेश्चन। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन देखिए। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाए। और संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जहाँ पर दो वाक्य के बीच में संबंध दर्शाया जाए। का, के, की, रा, रे, री जहाँ पर आए। ठीक है। और विस्मयादि बोधक क्या होता है? जहाँ पर विस्मय आश्चर्य दिखाया जाए या फिर अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको जहाँ पर नजर आ जाए तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ठीक है। अब हमारा आता है समुच्चय बोधक। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय होगा। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। तो ये यहाँ पर क्या है? दो वाक्य दे रखे हैं और परंतु जो शब्द है ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो समुच्चय बोधक का अर्थ क्या है? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है। तो आज हमने हमारा अव्यय जो टॉपिक है, अव्यय या अव्यय को अव्ययकारी शब्द भी कहते हैं, तो अव्यय टॉपिक हमने अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी ये जो अव्यय टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, मैं ये नहीं कहती कि अव्यय टॉपिक जब तक आप किसी चीज को अगर आप देख रहे हो तो उसे पूरा देखो। आधा देखने से हमें आधी जानकारी होगी। ठीक है। तो आधी जानकारी में हमारा क्वेश्चन है जो वो गलत हो जाता है। अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सीरियसली अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सीरियसली हर चीज़ को, एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से पढ़ना चाहिए, तभी हमारा वो टॉपिक है वो क्लियर हो पाता है। तो मैंने टॉपिक करा दिया अव्यय और इसके साथ साथ 15 क्वेश्चन भी कराए हैं, जिससे आपका क्या है एक बार दोबारा रिवीजन हो जाता है। इसके अलावा आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने सुनने के बाद आपको घर पर भी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप किसी चीज़ की, किसी टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो टॉपिक आपका, उसके बारे में जो ज्ञान है वो अच्छा हो जाएगा, उसकी नॉलेज आपको अच्छे से हो जाएगी। तो उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसे बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है। तो हमें हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, रटना नहीं है, किसी चीज़ को समझना है। ठीक है। कहते भी है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि बस, हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ कुछ समझते नहीं है। एक दिन हमने पढ़ लिया, फिर हम एक हफ्ते के बाद उसे दोबारा देखते हैं ना तो फिर वो हमें नया नया लगता है। ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी है। ठीक है। लेकिन हमें अब अव्यय टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो हमें पूरा टॉपिक देखना पड़ेगा। ठीक है। तभी क्वेश्चन आप ठीक कर पाओगे एग्जाम में। तो आप घर पर भी प्रैक्टिस करते रहिए
अपने आपके एग्ज़ाम अभी आने वाले 1-2 महीने में सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो डीएसएस भी है या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी है, मतलब सारे एग्ज़ाम एक साथ होने ही हैं। तो हमें अपनी जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो करते रहना, ठीक है। मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सफल होने के लिए पढ़ना है, अपनी पहचान बनाने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।